देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है कि क्लास 11th स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10 कंसेप्ट पार्ट 3। बच्चों, इससे पहले जो दो वीडियो हमने इस चैप्टर की डाली हैं उसमें तो एक कुछ रिव्यू टाइप की थी क्लास 10th से, और दूसरी वाली क्लास 11th के कंसेप्ट थे। तो जितने भी कंसेप्ट्स रह गए हैं वो मैं इस वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। और चूँकि ये चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ रहा है तो उसके बाद मैं आपको MCQ पहले कराऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि MCQ जो है वो पेपर में आएंगे और पेपर नवंबर वगैरह में ऑलमोस्ट हो ही जाता है। तो यहाँ लिखा कि स्ट्रेट लाइन, अब जो हमारी एक्सरसाइज 10.1 है, 2 है, उसके सारे कंसेप्ट मैंने बताए हैं आपको। अब मैं बताऊंगा एक्सरसाइज थर्ड वाले के लिए। तो इसके लिए क्या है कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है बच्चों, देखो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्यों इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन है ये मैं अभी बताता हूँ। लेकिन क्लास 11th का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उस कंसेप्ट को थोड़ा सा रिव्यू करूँगा। सबसे पहले बताया हमने स्लोप कि m इज इक्वल टू टेन थीटा, फिर m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जब दो पॉइंट हमें किसी लाइन पर दे रखे हैं उस केस में। फिर हमने बताया कि पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि m1 इज इक्वल टू m2। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। फिर दो लाइंस के बीच में एंगल बताया, क्या था वो हमारा कि टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, और इसका मॉड प्लस और माइनस ऑब्ट्यूज और एक्यूट उस इससे पहले वाली वीडियो में देखें। टेन थीटा के बाद हमारा क्या था कि 3 पॉइंट्स एक लाइन पर कब कोलिनियर है, जब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के लिए था। सेकेंड वाले एक्सरसाइज के लिए क्या था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो पहला था कि स्लोप फॉर्म, मतलब 1 पॉइंट फॉर्म। क्या थी इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। फिर दूसरा क्या था कि एक लाइन पर अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1। फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म था कि x अपान में a प्लस y अपान में b इज इक्वल टू 1। और उसके बाद नॉर्मल फॉर्म था कि x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर कि जितनी बार आप लिखेंगे आपको इनका क्या होगा कि कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, आपको ये मालूम पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा लगेगा। ठीक है, तो अब इससे आगे की बात कि हमने क्या लिखा कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। बच्चों, ये मैंने जो लिखा है आप इसको कॉपी कर सकते हैं, तो कॉपी कर लें। और फिर हम आते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब इसको जनरल इक्वेशन क्यों कहते हैं और उसकी क्या क्या फॉर्म्स हुआ करती हैं, इस चीज़ को हमने समझना है। बच्चों देखो, क्लास 10th में क्या था कि एक लाइन थी, ग्राफ बनाया करते थे, वहाँ पे लीनियर इक्वेशन हुआ करती थी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। ये क्लास 9th में था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल क्लास 10th में था। तो a1x प्लस b1y प्लस c1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसी तो ये लग रही है, ऐसी ही तो लग रही है। तो जब इससे ये लाइनें बनाई जा सकती हैं तो ये इन लाइनों की ये इक्वेशन नहीं हो सकती है।
ये इक्वेशन हो सकती है। बस हमने क्या लिख दिया कि यहाँ पर ए बी सी को कैपिटल लिख दिया। ठीक है, ए बी सी जो है वो हमारे क्या है कि रियल नंबर्स हैं, और जो है ए बी सी को न्यूमेरिक वैल्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस में। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसको मैंने क्या कह रहा है कि हमारा कंसेप्ट क्या है कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है इसको। मतलब वो डिफरेंट फॉर्म्स क्या होंगी जिसमें कि इस इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो हमने लिखा यहाँ कि पहली फॉर्म क्या है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो देखो ये क्या लिखा है कि ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बी बाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया माइनस ए माइनस सी, बाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ठीक है। तो ये बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी मान लिया। ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है। ठीक है। तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस ए बाई बी आ गया। तो ये क्या हो गया स्लोप हो गया। तो जो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी उससे अगर मैं इसको मतलब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इससे अगर कंपेयर करोगे तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा और ये हमारा बाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहली फॉर्म है जिसमें किसको कन्वर्ट किया। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। फिर हम इंटरसेप्ट फॉर्म पे पहुंचेंगे। तो हमें कोई प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये है कि इनकी फॉर्म्स हमें पता होनी चाहिए। तो कोई बहुत बड़ा प्रूफ होगा वो हम नहीं बताएंगे, वो इसलिए क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कराना चाहिए। वो हम कभी न कभी आपको किसी वीडियो में कराएंगे, अभी नहीं। तो दूसरा हमने क्या लिखा, पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा क्या होता है बच्चों कि इंटरसेप्ट फॉर्म था एक्स बाई ए प्लस बाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के इक्वल था, है ना। तो अब इस इक्वेशन से ये कैसे हो पाएगा। तो मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी बाई इज इक्वल टू माइनस सी। इस माइनस सी से इसको क्या कर दो आप डिवाइड कर दो। तो a डिवाइडेड बाई माइनस सी प्लस बी डिवाइडेड बाई माइनस सी इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर 1 था ना, इसलिए मैं यहाँ पर 1 ले आया। अब ये क्या हो सकता है, एक सी बाई ए प्लस बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बाई ए प्लस बाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए इज क्या है ये इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। b इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, वो क्या है इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है। तीसरा हमारा जो था वो क्या था, नॉर्मल फॉर्म था। तो नॉर्मल फॉर्म के बच्चों क्या इक्वेशन थी वहां पर कि x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ठीक है। ये कहाँ से आई थी हमारी कि हमने इस तरीके से एक फिगर बनाया था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, ये p था और ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है। तो यहाँ से ये नॉर्मल फॉर्म निकाली थी। तो इस वाली इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ बच्चों हम निकाल सकते हैं कि जैसे हमारा क्या दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस सी को इस साइड ले आए डिवाइड कर दें तो हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या कि कॉस ओमेगा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। साइन ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और p ये जो हमारा p इज इक्वल टू है ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके। तो देखो बच्चों क्या है कि वैसे तो ये कहाँ से है, ये इस साइड ले आए और इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो बहुत नीड नहीं है कि मैं इसको प्रूव करके दिखाऊं, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए दैट इज ए रिड्यूसिबल फॉर्म। ओके। फिर और आगे देखते हैं। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट देन कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट।
बच्चों देखो क्लास 10th में क्या था कि कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस, डिपेंडेंस, ऐसे ही यहाँ पर क्या है पैरेलल लाइंस जैसे वहाँ पे थी इनकंसिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर लाइन नहीं हुआ करती थी। क्या नहीं होता था कि परपेंडिकुलर लाइन हमारी नहीं हुआ करती थी। तो देखो पैरेलल लाइन हमने आपको क्या बताया कि पैरेलल लाइन बताया कि स्लोप दो लाइनों की इक्वल है, तो क्या हुआ कि वो लाइन्स हमारी पैरेलल हो गई। लेकिन हमें क्या दे रखा है कि अगर दो इक्वेशंस दे रखी हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या किस चीज़ से फैमिलियर है? आप फैमिलियर हैं कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो उसकी कंडीशन क्या थी, a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। ठीक है, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उसकी कंडीशन हमारी क्या थी कि a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। फिर एक कोइंसिडेंस हुआ करता था कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या करती थी कि लाई किया करती थी। तो उसमें क्या था कि a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान में b2 इज इक्वल टू c1 अपान में c2। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ करती थी वहाँ पर। लेकिन हमारे पास कोई भी परपेंडिकुलर की कंडीशन नहीं हुआ करती थी। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि a1 अपान में b1 डॉट a2 अपान में b2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी ये दिस इज इक्वल टू, तो नहीं, a1 अपान में b1 डॉट a2 अपान में b2, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इज इक्वल टू 1 है, a1 a2 और माइनस b1 b2 इज इक्वल टू 1 के बराबर, या प्लस है, प्लस आएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमारे -1 ये आया कहाँ से, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये। तो ये हमारा आया कहाँ से, a1 अपान b1, a2 अपान में b2, b1 b2 को इससे मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये माइनस का 1 हो गया, तो ये माइनस इस साइड में आया, तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो बच्चों क्या है कि m1 और m1 m2 इज इक्वल टू -1 के, तो उसमें ये वैल्यू पुट, ये यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, तो ये हमारी किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। और पैरेलल के लिए हमारी क्या होती है कि a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान में b2, वो हमारी पैरेलल के लिए कंडीशन हो जाएगी। m1 अपान वो m1 इज इक्वल टू m2 के लिए। फिर क्या आएगा कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो ये ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, इसको हम पहले से फैमिलियर हैं। और पैरेलल लाइन का तो हमें पता ही है, और परपेंडिकुलर का क्या हो गया कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो वो हमारा हो गया a1 a2 माइनस b1 b2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये परपेंडिकुलर है ना, फिर से लिख दें क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। ये a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर के लिए है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, मान लो ये कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये इस पे एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन मुझे दे रखी है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक पॉइंट दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, x1 y1 दे रखा है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस d है, और ये d डिस्टेंस जो है, ये परपेंडिकुलर हमेशा डिस्टेंस होगी, तो मुझे यही निकालनी है d की वैल्यू। तो वो d की वैल्यू हमारी क्या होगी कि d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसका मॉड लगा लिया। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा फार्मूला होगा एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस। ठीक है,
उसके बाद है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और दो फॉर्मेट में है। एक तो हमने क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन लिख ली और एक जनरल इक्वेशन लिख ली। तो हमने क्या लिखा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन बनाया, एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन मेरे पास ये है, ये एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस है, ये वाई मान लिया। ये लाइन हमने L1 मान ली, ये L2 मान ली, इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है। ये लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस c1 और y इज इक्वल टू mx प्लस c2। ओके, तो इसकी मुझे क्या करना है कि डिस्टेंस बच्चों क्या होगी हमेशा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उस वही हमारी डिस्टेंस होगी, मतलब दोनों जगह क्या होगा कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस डिस्टेंस को आप किसी d से डिनोट कर लिया हमने, तो ये d बराबर हमारा क्या आ जाएगा कि मॉड ऑफ c2 माइनस c1 लिख लें या c1 माइनस c2 लिख लें डिवाइडेड बाई 1 प्लस m का स्क्वायर। बच्चों दो लाइनें पैरेलल होंगी, हमेशा c1 और c2 ही चेंज होगा, उससे पहले वाला सेम होगा। तो ये डिस्टेंस इस फार्मूले से निकल आएगी। अगर इनकी जगह पे मेरी क्या इक्वेशन दे रखी है कि ax1 प्लस by1 प्लस c1, या इनको ऐसे ही रहने दो c1 और यहाँ पर ax प्लस by प्लस c2, ये अगर लाइंस दे रखी हैं यानी जनरल इक्वेशंस दे रखी हैं, तब डिस्टेंस उस केस में क्या बन जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू क्या कि c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1 लिख लें और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों ये कुछ कंसेप्ट्स थे जो कि स्ट्रेट लाइन में हमने यूज करने, और भी हैं, कॉन्करेंट लाइंस का है, फैमिली ऑफ लाइंस है और शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन है, तो थोड़ा सा हम उस पर और कंसंट्रेट करेंगे। और फिर बच्चों जब हम MCQ कराएंगे तो हम ये फार्मूले फिर बार बार बताएंगे आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और बहुत अच्छा चैप्टर है और मेरे ख्याल में ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने यहाँ लिखा कि फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस, हमने एक तो मान लिया क्या कि ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1 लिख लो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल, ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो अब ये फैमिली ऑफ लाइंस इसमें कैसे निकलेगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 एक ब्रैकेट में प्लस k और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन निकली, इसको हम कॉन्करेंट इक्वेशन भी कहते हैं, इक्वेशन आप कॉन्करेंट लाइंस भी कह सकते हैं। अब लेकिन मैटर ये है कि ये इससे आएगा क्या, तो इसके लिए क्या होगा कि ये एक इक्वेशन बनी किसी लाइन की, एक और कुछ या तो स्लोप दे रखा होगा या ये किसी के पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी, कुछ न कुछ तो होगा जिससे कि मुझे वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, जिससे निकालने नहीं निकल पाएगी हमारी वैल्यू। तो हम MCQ में देखेंगे कि कैसे ये सिंप्लीफाई होगा, कैसे इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। कॉन्करेंट होता क्या कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब एक रह गया कि ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस यानी शिफ्टिंग ऑफ द ऑरिजिन, तो उसको और थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लेते हैं और तब फिर क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। मान लो कि शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन ये हमने बनाया, ठीक है, और इस ऑरिजिन को शिफ्ट करके हमने यहाँ पर पहुंचा दिया, ये आ गया, ये O था और ये O डैश था, यहाँ से और एक पॉइंट सपोज कर लिया कि ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट
इसके रिस्पेक्ट में ये दे रखा है, तो मुझे इसके रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है ना। तो देखो वैसे तो क्या है कि ये भाई मुझे डॉटेड बनाना है, लेकिन ऐसे भी बना रहेगा तो कोई बात नहीं। तो मैंने इतनी डिस्टेंस को h मान लिया और इतनी डिस्टेंस को मान लिया k, और इसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, कैपिटल X और कैपिटल Y मान लिया, ठीक है। तो इस x और y की वैल्यू क्या होगी जाकर के कि ये x इज इक्वल टू होगा हमारा कि x प्लस एच, और y इज इक्वल टू होगा मेरा क्या, ये स्मॉल y कि y इज इक्वल टू y प्लस k हो जाएगा। तो ये तो अब मुझे तो इस x y की वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस एच, और कैपिटल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस के। तो अगर हम बहुत गौर से इस बात को देखेंगे कि ये एक्स वाई ऐसा मैंने कैसे लिख पाया, तो ये ऑरिजिन यहाँ 0 0 था, ये इतनी डिस्टेंस कवर कर गया, इसके बराबर ये, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच और के हो जाएगा इस चीज का, ओ डेस का, ठीक है। तो ओ डेस का जो कोऑर्डिनेट है वो एच के हो जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया, ठीक है, कैपिटल एक्स हो गया यानी, और यहाँ से और ये जो बाई मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो बाई इसके इक्वल है, ठीक है। तो वो बाई इसके इक्वल है, वो के हो गया, तो मैंने क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि शिफ्टिंग ऑफ द ऑरिजिन, मतलब शिफ्टिंग ऑफ द ऑरिजिन व्हेनेवर द वर्टिसेस आर द परपेंडिकुलर, अगर वर्टिसेस परपेंडिकुलर नहीं है तो ये शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन गलत है। भाई हमने इनको, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारी, इसको हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि और आगे हमें देखना पड़ेगा। तो बच्चों ये तो थे सारे वो कंसेप्ट जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखे। इनमें से कोई सा भी कंसेप्ट हमने बाहर से नहीं बताया, सारे कंसेप्ट वो बताए जो कि एनसीईआरटी बुक में हमें गिवन है। इसके अलावा भी हो सकता है कि कुछ और छोटे मोटे कंसेप्ट हों, तो हम जब आपको एमसीक्यू कराएंगे तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि इन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। अगर कोई कंसेप्ट बाहर से दे रखा है तो हम उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे या आगे बताएंगे कभी, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे, इनका यूज कैसे होगा मैं ये आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय